नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में अब कम होने लगा है। राज्य में सबसे कम 18,600 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल मामले 57,31,815 हो गए हैं, जबकि संक्रमण के कारण 94,844 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 16 मार्च को 17,864 नए मामले रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद सबसे कम मामले आए हैं। राज्य में 2,71,801 मरीज वायरस के कारण हुए संक्रमण का इलाज इस वक्त करा रहे हैं। वहीं 3,48,61,608 लोगों की अभी तक जांच की जा चुकी है। तो मुंबई में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द करने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के पात्र छात्रों को शिक्षा संस्थानों में और नौकरियों में 10% ईवीएस आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में सेंसिटिव हो गया था और इसे लेकर विपक्ष की ओर से सरकार को आए दिन घेरा जा रहा था। वहीं सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रवैया अपनाकर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के छात्रों को शिक्षा संस्थाओं में तथा नौकरियों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का फैसला किया है। वहीं मुंबई में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समुदाय के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की जाएगी, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उस जजमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में आप इम्प्लीमेंट कीजिए और हमको उसका कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए। 15 महीनों तक राज्य की सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और फिर मात्र एक रिपोर्ट राज्य की सरकार ने दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा, एक एफिडेविट, कि हाँ, हम मानते हैं कि कुछ जिलों में 50% से ज़्यादा ये आरक्षण चला। वह औरंगाबाद में बीजेपी विधायक संभाजी पाटिल निलंगेकर ने मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण का विषय महाराष्ट्र में मराठा समाज के भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। आरक्षण को लेकर सरकार को पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी चाहिए। उसमें हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं, एक तो आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलने के लिए जो न्यायालयीन लड़ाई है वो पूरी ताकत से सरकार ने लड़नी चाहिए। वो लड़ाई में हम बिल्कुल सरकार को साथ देंगे, लेकिन उसके साथ जब तक ये न्यायालयीन लड़ाई शुरुआत है तब तक के उसमें हम भारतीय जनता। आगे बढ़ते हैं। गढ़चिरौली में पिछले 24 घंटे में 33 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 170 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिले में अब तक 29,335 प्रभावितों में से कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 27,838 हो गई है। साथ ही वर्तमान में 778 सक्रिय कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में अब तक कोरोना से कुल 719 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना से ठीक होने की दर 94.50% पर पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मरीज 2.65% और मृत्यु दर 2.45% रह गई है। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे की उपस्थिति में कोरोना को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में आरटीपीसीआर, टीकाकरण के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और ये बैठक जालना जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र बिनवडे, पुलिस अधीक्षक विनायक देशमुख भी मौजूद रहे। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना महामारी से जंग लड़ते हुए कई लोगों ने दम तोड़ा है
औरंगाबाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे की उपस्थिति में कोरोना को लेकर बैठक की गई है। बैठक में आरटीपीसीआर टीकाकरण के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई और ये बैठक जालना जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र बिनवड़े, पुलिस अधीक्षक विनायक देशमुख भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में लातूर के इंटर्न एमबीबीएस डॉक्टर राहुल पवार की कोरोना की वजह से बीते 26 मई को निधन हो गया। परिवार के आर्थिक मदद को लेकर नायर अस्पताल में डॉक्टर प्रथमेश पाटिल के नेतृत्व में डॉक्टरों ने आंदोलन किया है। बता दें कि डॉक्टर राहुल आशा विश्वनाथ पवार कोरोना मरीजों का इलाज का काम कर रहे थे। उसी दौरान कोरोना पीड़ित हुए और फिर उनका निधन हो गया। जो दोस्त है, हमारा जो बैचमेट है, तो वो डॉक्टर राहुल पवार इंटर्न एमबीबीएस डॉक्टर थे वो लातूर में। तो उनकी कोरोना की वजह से और उनकी म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से डेथ हुई है। तो हमारा सरकार से ये मांग थी कि सरकार ने उनका इंश्योरेंस कवर करना चाहिए और उनका जो परिवार है तो उनका भी उन्होंने मदद करना चाहिए। वो डॉक्टर राहुल पवार जाने से तो वो कमी भर नहीं सकती उनके दिल में, लेकिन कम से कम उनके परिवार को अगर मदद हो सके गवर्नमेंट से तो हमारी वो मांग है। से पर कोविड की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स वही अब खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में सिर्फ शब्दों से उनका हौसला नहीं बढ़ाया जा सकता। ज़रूरत है तो उन्हें सर्व रूप से सुरक्षित महसूस कराने की। अजय कल्याणी, न्यूज़ 1 इंडिया। आपको बता दें कि मुंबई में लातूर के इंटर्न एमबीबीएस डॉक्टर राहुल पवार की कोरोना की वजह से बीते 26 मई को निधन हो गया है, जिसके बाद परिवार को आर्थिक मदद मिले इसलिए सभी इंटर्न डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया है। परिवार की आर्थिक मदद को लेकर नायर अस्पताल में डॉक्टर प्रथमेश पाटिल के नेतृत्व में डॉक्टरों ने आंदोलन किया। बता दें कि डॉक्टर राहुल आशा विश्वनाथ पवार कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। उसी दौरान खुद वो कोरोना संक्रमित हो गए और फिर कोरोना से उनका निधन हो गया। निधन के बाद नायर अस्पताल के डॉक्टरों ने सरकार से यह मांग की है कि उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। आगे बढ़ते हैं। अमरावती में तीसरा शव दाहिनी की सामग्री भुवनेश्वर चौक में हिंदू शमशान भूमि पहुंचाया गया है, लेकिन मन से भाजपा और स्थानीय नागरिकों ने पहुंचकर वहां की शवदाहिनी की सामग्री फेंककर रोष व्यक्त किया है। इस दौरान उपायुक्त उप जिलाधिकारी को भी बुलाया गया था, लेकिन बात नहीं बनने से मनपा कार्यालय में चर्चा के लिए पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अमरावती के अंजन गांव में कोरोना पॉजिटिव की संख्या को बढ़ते हुए देख कुछ स्थानीय डॉक्टरों ने ऑक्सीजन युक्त कोविड सेंटर का शुभारंभ किया है। सेंटर के लिए कुछ लोगों ने काम भी किया, लेकिन कुछ डॉक्टरों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। सेंटर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वह महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके और वर्तमान में राज्य में महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को सही व्यक्ति बताते हुए गलत पार्टी में होने का दावा किया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चौहान ने यह बात कल रविवार को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आलोचना करने के दौरान कही है। तो आपको बता दें कि अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, उन्होंने नितिन गडकरी के बारे में ये कहते हुए कि नितिन गडकरी व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। तो नितिन गडकरी को लेकर अशोक चौहान ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी एक अच्छे नेता हैं,
व्यक्तित्व के भी अच्छे हैं, लेकिन वो गलत पार्टी में है। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को सही व्यक्ति बताते हुए गलत पार्टी में होने का दावा किया है अशोक चौहान ने। आगे बढ़ते हैं। हिंगोली में खरीफ बुआई शुरू होने वाली है। ऐसे में किसान पीएम किसान सहायता निधि और कृषि लोन की राशि निकालने के लिए सुबह से ही बैंकों के बाहर खड़े हैं, जिसकी वजह से गांव में कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं सहकारी बैंक में गांव से आए किसानों की भीड़ चिंता का विषय बन गया है। बता दें कि किसानों के सामने कोरोना काल में जान से बढ़कर खाद बीज के लिए पैसों का जुगाड़ करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं वो खाद बीज के लिए यहाँ पर पैसे लेने के लिए पहुंचे हैं। सहकारी बैंक पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके जो खेत है उसमें बुआई कैसे होगी। और यही वजह है कि सहकारी बैंक पर किसानों ने अपने अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर पासबुक लेकर पहुँचे। सुबह से ही बैंकों के बाहर खड़े रहे काफ़ी संख्या में किसान। तो वाशिम से खबर है, जहां पर गिम्भा गांव में 40-45 टन के 4 से 5 टावर गिरने से हड़कंप मच गया है। किसानों के खेतों में ले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी के टावर सप्लाई 4000 मेगावाट वर्धा से औरंगाबाद तक लगा हुआ है। बड़ा टावर से सब टावर में इले पावर सप्लाई करने का काम किया जाता है। इस टावर का वजन 40 से 45 टन होता है, लेकिन वर्धा से लेकर औरंगाबाद तक एक भी जगह पर यह टावर लाइन नहीं गिरा। लेकिन गिभा गांव में 4-5 टावर गिरने के बाद लोगों में काफ़ी दहशत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वाशिम के गिम्भा गांव की तस्वीर है ये, जहां पर टावर गिरने के बाद लोग काफ़ी दहशत में हैं। तब तक हम काम नहीं करने देंगे। वैसे हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत सरकार को विनती है, जब तक शेतकरी का मुआवजा नहीं मिलता तब तक कौन सा भी काम मत करो, नहीं तो हम अनशन के लिए तैयार है। अनशन से भी कुछ नहीं हुआ तो आत्मदहन के लिए भी तैयार है। सब जितने फार्मर है शेतकरी उतने तब तक हम काम नहीं करने देंगे। वैसे हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत सरकार को विनती है, जब तक शेतकरी का मुआवजा नहीं मिलता तब तक कौन सा भी काम मत करो, नहीं तो हम अनशन के लिए तैयार है। अनशन से भी कुछ नहीं हुआ तो आत्मदहन के लिए भी तैयार है। सब जितने फार्मर है शेतकरी उतने तब तक हम काम नहीं करने देंगे। वैसे हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत सरकार को विनती है, जब तक शेतकरी का मुआवजा नहीं मिलता तब तक कौन सा भी काम मत करो। वाशिम जिले के मंगरुलपीर तहसील के ग्राम गिम्बा में और इस ग्राम गिम्बा के आने वाली इस किसानों की खेती में से जाने वाली जो पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिनका इलेक्ट्रिक सप्लाई जो करने का काम है, और उसके जो टावर इन्होंने लगाए हुए हैं, ये खेतों में किसानों की परवानगी लेके टावर लगाए हुए, लेकिन 27 तारीख को जो भी बादल बरसे, उस बादल और हवा की वजह से टावर जमींदोज हो चुके हैं और उससे खेती करने वाले किसानों को नुकसान पहुंचा है। और अभी उस लाइन को विद्युत पुरवठा शुरू करने के लिए वहां पर ये लोग काम करने रहे हैं पावर ग्रिड कंपनी की ओर से, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारे को मुआवजा मिले तक ये काम करो मत। ऐसा किसानों की ये मांग है कि हमें मुआवजा जो है इसके पहले 6 साल के पहले जो मिला वो कम दामों का मिला है, तो हमें प्रशासन की ओर के शासन के जो भी दाम है या मार्केट के जो भी दाम है उस दामों से हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। वाशिम जिले चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई में उनके सिल्वर ओके आवास पर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही है, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की एक तस्वीर भी ट्वीट की है।
तो आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की मुलाकात मुंबई में हुई है और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, हिंगोली जिले के औढ़ा तहसील में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में 200 लोगों पर मामला दर्ज किया है। दरअसल शेरड शाहपुर गांव में शादी का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 200 लोग शामिल हुए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दूल्हा दुल्हन समेत 10 को हिरासत में लिया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि खबर हिंगोली से है, जहां दूल्हा दुल्हन समेत 10 को हिरासत में लिया गया है। औढ़ा तहसील में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में 200 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल शेरड शाहपुर गांव में शादी का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 200 लोग शामिल हो गए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दूल्हा दुल्हन समेत 10 को हिरासत में लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हिंगोली की तस्वीर है जहां पर एक शादी समारोह में लगभग 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 30 से ज़्यादा लोग आप इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन महाराष्ट्र के हिंगोली में देखने को मिला जहां 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फिलहाल 10 लोगों को हिरासत में लिया है। उसमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल है। तो हिंगोली जिले के औढ़ा तहसील का ये मामला है, जहां पर 200 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल मामला ये है कि शादी समारोह में 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और इसी मामले में पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 10 लोगों को हिरासत में लिया और 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शादी की ये तस्वीर है जहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई है। आपको बता दें कि इस वक्त जो स्थिति है, उस स्थिति को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि भीड़ इकट्ठा ना करें, लेकिन शादी समारोह में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, मुंबई में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बाद राज्य के पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और वहीं ओबीसी समाज की जाति निहाय जनगणना करने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के स्थानिक संस्था, ग्राम पंचायत और जिला परिषद में मिलने वाले अतिरिक्त आरक्षण को खत्म कर दिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने यह कहकर ठुकरा दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुंबई में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बाद से मुंबई में सियासत गर्मा गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में अगले 15 दिन तक लॉकडाउन लगा रहेगा। जनता से संवाद करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि वो लॉकडाउन को चरणों में हटाएंगे, यानी कई चरणों में हटाए जाएंगे। 15 जून तक कड़े लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन इसी तरह से प्रतिबंध जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग आगे आएंगे और यह खोलो वह खोलो का दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन परिस्थितियों को देखकर यह फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन एकदम से नहीं हटाया जाएगा। महाराष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है कि जहां संक्रमण कम है वहां थोड़ी सी ढील दी जाएगी। उन्होंने लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। वहीं कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने संक्रमण की तीसरी लहर के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और जगह जगह पर बच्चों के लिए विशेष कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। मई के अंदर एक ही जिले में 8,000 से अधिक बच्चों के संक्रमित पाए जाने के बाद इन तैयारियों को और तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों को तीसरी लहर को लेकर चेताया है और सावधान रहने को कहा है।
वहीं अकोला जिले में अचानक तेज आंधी के साथ आई बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। तूफान के साथ आई तेज बारिश इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े पेड़ गिर गए। वहीं किसानों ने सरकार से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। अकोला की तस्वीर है जहां पर तेज आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए हैं और किसानों का नुकसान हुआ है, खासकर फसलों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के इशारे पर बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वजे वसूली किया करते थे। कार डिजाइनर दिलीप छावरिया ने यह गंभीर आरोप लगाया है। छावरिया ने यह भी आरोप लगाया है कि परमवीर सिंह की छत्रछाया में सचिन वजे रियाज काजी एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते थे। आपको बता दें कि 4 महीने सलाखों के पीछे गुजारने के बाद फिलहाल छावरिया जमानत पर बाहर आए हैं। इसको लेकर मशहूर कार डिजाइनर ने अपनी बात रखी है। आगे बढ़ते, परभणी में शनिवार को बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान केला किसानों को हुआ है। पाथरी तहसील के रेनाखली गांव में अधिकांश पेड़ गिर गए। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।